हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो यूनान का विचारक है और आपके सिलेबस में यूनान के दो विचारक हैं, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो अरस्तु का शिष्य है। तो हम यहाँ पे प्लेटो के बारे में पहले बात करते हैं। प्लेटो का जन्म हुआ था 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एक कुलीन परिवार में हुआ था, एथेंस में। यानी एथेंस कहाँ पड़ता है आपका? यूनान में। तो उनके पापा थे, काफ़ी रिच थे। उनके पापा का नाम अरिस्टोन और उनकी माता का नाम परिकेटनी था। और इनका जो रियल नेम है वो एरिस्टोक्लिस था। लेकिन ये जो प्लेटो की उपाधि है उन्होंने सुकरात ने दी है। और ये भी कहा जाता है कि उनके कंधे चौड़े थे, इसीलिए भी उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। तो प्लेटो की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? द रिपब्लिक। यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्लेटो सुकरात के पास शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कब गए? जब वो 20 वर्ष के थे। लेकिन 399 में सुकरात की मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई थी? क्योंकि वहाँ के जो राजा हैं वो सुकरात को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सुकरात उनके विषय में बोलते थे, उनके विपक्ष में बोलते थे। इसीलिए उन्हें जहर का प्याला देकर राजविद्रोह के अपराध में मार दिया गया था। इससे कहीं ना कहीं प्लेटो का मन था, बहुत दुखी था। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर इधर उधर घूमने लगे। और कहा जाता है कि भारत में गंगा नदी के तट पर भी वो एक बार आए थे। लेकिन 388 ईस्वी पूर्व वो दोबारा एथेंस लौट गए। वहाँ पर उन्होंने एक एकेडमी, विश्वविद्यालय खोला जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और कहीं ना कहीं उसको यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वह बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। तो इस तरह से प्लेटो ने अपने विचार द रिपब्लिक में दिए हैं। और इनकी कुछ और भी बुक्स हैं, द स्टेट्समैन, द लॉज, इनके कुछ ग्रंथ हैं जो आदर्श राज्य की वजह व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आदर्श राज्य नहीं बल्कि व्यवहारिक राज्य जो होना चाहिए। और सुकरात को जब जहर दिया गया था तो उसका पूरा वार्तालाप उन्होंने अपनी बुक क्रीटो में किया है। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछा गया है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी? 5040। जबकि अरस्तु ने संख्या का विवरण नहीं कहा। उन्होंने कहा है ना तो ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना अधिक होनी चाहिए। इनकी अध्ययन पद्धति थी दार्शनिक और निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब होता है कि शुरू से छोटी चीज़ से शुरू करना। जैसे अगर हम पेड़ की बात करनी है तो पहले हम बीज की बात करेंगे, बीज से वो पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा। इस विधि को निगमनात्मक विधि कहा जाता है। स्टेटमैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है। और लॉज में अपूर्ण मनुष्य के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। इन्होंने लॉज में इस चीज को लिखा है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात भी करते हैं। अब प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते थे, एक तो एथेंस और दूसरा स्पार्टा। एथेंस में नैतिक शिक्षा दी जाती थी जबकि स्पार्टा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो एकेडमी में उन्होंने नैतिक और शारीरिक यानी सैनिक शिक्षा दोनों का ही मिश्रण किया है। दोनों ही तरह की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। उनकी कुछ रचनाएं हैं, पेपरों में रचनाएं बहुत पूछी जाती है। इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी सभी लेखकों की। तो प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए थे। संवाद शैली का मतलब होता है बातचीत द्वारा, एक दूसरे से बातचीत के जरिए जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है संवाद। यानी एक ने जवाब दिया, दूसरे ने, एक ने क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने उसका आंसर दिया, फिर उसके आंसर को दूसरा गलत ठहराता है, फिर वो उसके विषय में कुछ कहता है। तो ये सारी चीज़ें संवाद शैली होती हैं। आप इनकी रचनाएं जरूर देख लेना। और प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में हम देखते हैं। प्लेटो ने जब अध्ययन पद्धति अपनी स्टार्ट करी तो उन्होंने द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक और साथ ही ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। मैंने आपको एकेडमी के नाम बारे में पहले ही बता दिया था। ये उनका शैक्षणिक संस्था थी, 386 ईस्वी पूर्व में ये खोली गई थी। लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी कि वे पहले जिसे गणित का ज्ञान होगा वही इस
शिक्षण में आ सकता है, इस संस्था में आ सकता है, अदरवाइज वो इस संस्था में नहीं आ सकता। प्लेटो मैंने बताया किसका शिष्य था? सुकरात का। सुकरात के वो एक विचार था जो सुकरात ने दिया है, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी अच्छा गुण है जिसके पास वही ज्ञान है। ये सुकरात का कथन था और प्लेटो इससे बहुत प्रभावित हुआ था। और प्लेटो का कहना था कि विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है, यानी वह भौतिक चीज़ों से, भौतिक चीज़ें मतलब जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे या मनुष्य ने बनाई है, मेज टेबल, मेज कुर्सी, इन सब चीज़ों को महत्व ना देकर विचारों को महत्व देता था। तो इस तरह से उनके कुछ विचार थे। फिर उन्होंने, प्लेटो ने व्यक्ति के बारे में भी अपने विचार दिए हैं, तो उन्हें हम आगे देखते हैं। प्लेटो कहते थे, यानी प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति है वो किस तरह का होता है। तो प्लेटो कहते थे आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है। अगर हमें व्यक्ति को जानना है तो हमें उसकी आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। और आत्मा को किस तरह से जान सकते हैं? आत्मा के 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। और इन्हीं गुणों के आधार पर 3 वर्ग का निर्माण हुआ है। यानी जिसके अंदर विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, वही शासक यानी दार्शनिक राजा बन सकता है। और जिसके अंदर साहस है वह सैनिक वर्ग बनेगा। और तीसरा, जिसके अंदर तृष्णा है यानी चीज़ों को इकट्ठा करने की आदत है, तो वह उत्पादक वर्ग बनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण इनका कथन है कि कथन है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये क्वेश्चन पहले भी यूजीसी नेट में अटेम्प्ट हुआ है कि यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। तो यह प्लेटो का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। अब प्लेटो राज्य समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। तो वो ये कहता है, एक चीज़ और ये भी चीज़ पूछा जाता है, क्या प्लेटो राज्य और समाज में अंतर करता है? तो इस तरह से आपके ऑप्शंस में आएंगे क्वेश्चंस। तो प्लेटो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता। वह मानता है कि जो राज्य है या समाज है वो इन्हीं तीनों वर्गों से बना है। अगर लोगों को उनकी आत्मा के हिसाब से लगता है कि उनके अंदर विवेक है या साहस है या तृष्णा है, तो उसी के हिसाब से उन्हें कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और, वह चाहता था कि अगर हमें समाज में न्यायपूर्ण साम्राज्य चाहिए तो शिक्षा और साम्यवाद द्वारा ही उस राज्य को स्थापित कर सकते हैं। यानी अगर हम आदर्श राज्य की स्थापना चाहते हैं या न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों को शिक्षा देनी चाहिए और दूसरा साम्यवाद करना चाहिए। तो उसी के आधार पर ही देश का विकास होगा और न्यायपूर्ण राज्य होगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने शिक्षा को 3 वर्गों में बांटा था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि 3 वर्गों में बांटा था और उसी के आधार पर उन्होंने क्या कहते हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग का चयन किया था। प्लेटो के राज्य के संबंध में क्या विचार थे? तो इन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या की है। तो इनका ये मानना था कि प्लेटो का ये कहना था कि किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ है। याद रखना, इन्होंने आंगिक राज्य, जो विचारक आंगिक राज्य को महत्व देते हैं उनका मतलब होता है कि व्यक्ति का महत्व कम है जबकि राज्य का महत्व ज़्यादा है। और वो राज्य को मनुष्य के अंगों के समान मान के चलते हैं, जैसे कि मुख का क्या काम होता है, हाथ का काम क्या होता है, उसी तरह से वो राज्य को अंगों के हिसाब से उसके कार्य को बांट देते हैं। तो प्लेटो ने द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या की है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से राज्य होना चाहिए। और इनका एक ये भी कथन है कि राज्य का निर्माण औक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य के निर्माण को हम भौतिक चीज़ों से नहीं नाप सकते। जब तक राजा का अच्छा व्यक्तित्व नहीं होगा, अच्छे विचार नहीं होंगे, तब तक हम अच्छा राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो इनका मैंने आपको बता ही दिया है कि आंगिक, जैविक और स्वाभाविक राज्य को वो महत्व देते हैं। और जब भी कोई भी आंगिक राज्य को महत्व देता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति से ज़्यादा राज्य को ज़्यादा महत्व दे रहा है। और रिपब्लिक के अंदर उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का यूज़ करा है, वार्तालाप शैली का यूज़ करा है, संवाद शैली का यूज़ करा है। इसका मतलब उन्होंने 3 पात्र लिए हैं, पॉलीमार्कस, एडिमेंट्स और ग्लूकोन। तो उनकी बातचीत द्वारा ही वो न्याय के निष्कर्ष पर निकलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पॉलीमार्कस, एडिमेंट्स और ग्लूकोन है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी आपको बताती हूँ।
तो यहाँ पर पॉलीमार्कस कहते हैं कि मित्रों की भलाई करना और शत्रु के साथ बुरा करना, घृणा करना यही न्याय है। लेकिन हम यहाँ पर इसका आगे सुकरात निष्कर्ष निकालते हैं कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र है या शत्रु है। यानी मित्र भी बना रहता है और साथ में वो हमारे साथ बुरा भी करता रहता है। तो इस तरह से इन तीनों ने अलग अलग मान्यताएं प्रदान की थी। एंडीमेंट्स ने कहा था, क्रांतिकारी का सिद्धांत दिया था, ग्लूकोन ने दोनों का मिश्रण दिया था। तो इस तरह से इन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। रिपब्लिक के थ्रू इन्होंने 3 प्रधान पात्र को लेकर वार्तालाप शैली में आगे बढ़ाया है, अपना जो भी विचार है उनको आगे बढ़ाया है। तो इन्होंने राज्य की उत्पत्ति किससे मानी है? इन्होंने कहा है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इसको बनाया नहीं गया बल्कि समाज में इसका जन्म हुआ है। यानी ये प्रकृति ने दी है और ये स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि लोगों में लड़ाई झगड़े होंगे और लड़ाई झगड़ों को कैसे संभाला जाएगा। तो इसीलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, स्वतः ही इसका जन्म हुआ है। और ये राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ये नहीं चाहते थे कि राज्य कोई कठोर कानून बनाए या किसी को दंड दे। और वो हमेशा, प्लेटो का राज्य नैतिक है, वो हमेशा नैतिक राज्य की कल्पना करते हैं। उनका कहना है कि वो दार्शनिक राजा है, वो शासन चलाएगा जो वास्तविकता को देखता है। तो इसीलिए प्लेटो की जो शासन प्रणाली है उसको विवेकशील अधिनायकवाद भी कहा जाता है। यहाँ पर हम प्लेटो के न्यायिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो यहाँ पर हम देखेंगे, प्लेटो ने, मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक में कौन सी शैली का यूज़ करा है, संवाद शैली का। तो इसके अंदर उन्होंने सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडित किया है। सोफिस्ट धारणा थी जो पॉप या चर्च पर आधारित थी, वो चर्च को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। तो बार्कर ने कहा है कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी और भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है। यानी वो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं देते, जबकि वह राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। और सोफिस्ट विचारक थे वो भौतिकवादी और उपयोगितावादी थे। सोफिस्ट विचारकों में कैफिलॉस के अनुसार, यानी एक सोफिस्ट विचारक है जिनका नाम है कैफिलॉस, उनका कहना है कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने भी इस मान्यता को खंडित कर दिया, उन्होंने गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं प्रथाओं से नहीं मिलता, बल्कि प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। अगर आप सपोज करो आप कहीं पर फंस गए हो और चोरों ने आपको पकड़ रखा है या आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने कहीं छिपा रखे हैं, तो उस स्थिति में क्या सत्य बोलना सही होगा? तो यही प्लेटो का मानना था कि हर स्थिति में सत्य बोलना सही नहीं होता और ना ही न्यायपूर्ण होता। अब हम बात करते हैं पॉलीमार्कस की। तो उन्होंने कहा था शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम नहीं पहचान सकते कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है, क्योंकि शत्रु के भेष में कई बार मित्र भी होते हैं और मित्र के भेष में कई बार कुछ लोग हमारा गलत भी कर जाते हैं। तो प्लेटो ने कहा था कि स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। यानी अगर हम अपने भले के लिए कोई काम करते हैं हमारी जिसमें स्वार्थ है, तो वो आपके लिए कभी न्याय नहीं है। इसीलिए अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। थ्रेसिमैक्स ने न्याय की आमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा, आमूलवादी धारणा क्या होती है? जो व्यक्ति को ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। तो इन्होंने कहा था कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, यानी जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा और जो दुर्बल है उसको समाज से जाना पड़ेगा। लेकिन प्लेटो ये कहते थे कि पूरे समाज की भलाई करनी चाहिए, ना कि सिर्फ शक्तिशाली की। तो इस तरह से इन्होंने इस संवाद को भी गलत ठहरा दिया। प्लेटो ने यहाँ पर कहा है कि शक्तिशाली व्यक्ति की वजह न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है उसके लिए न्याय ठीक नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण व्यक्ति है जो दूसरों के साथ न्याय करता है, वही व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। और एक अन्यायी व्यक्ति की जगह एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम ग्लूकोन की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा था न्याय मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है, और उन्होंने कहा था कि न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो जो ग्लूकोन ने मान्यता दी है वो भी हॉब्स के समान है। अच्छा, यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैक्स, ग्लूकोन, सोफिस्ट, ये सारे पात्र प्लेटो ने ही अपने
रिपब्लिक बुक में पात्र दिए हैं वो ये इनके काल्पनिक पात्र हैं। तो प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन कर दिया। उन्होंने कहा न्याय बाहरी नहीं होता, आंतरिक होता है, इसको मनुष्य के अंदर अपने अंदर लाना चाहिए। और ये कब आ सकता है? जब उन्हें शिक्षा दी जाए। यानी पहले की क्लासेस में आपने देखा होगा नैतिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये चीज़ें सिखाई जाती थी। बट कहीं ना कहीं अगर हम आज के टाइम में देखें तो ये शिक्षाएं कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही हैं, क्योंकि गुरुओं का सम्मान कुछ बच्चे तो बहुत करते हैं, बट कुछ बच्चे अब गुरुओं को सम्मान ज़्यादा नहीं करते। तो इसी तरह से न्याय की हम बात करते हैं तो वो न्याय इन्होंने किसके द्वारा कहा था कि शिक्षा के द्वारा ही न्याय संभव है। प्लेटो ने जो अपने विचार हैं वो द रिपब्लिक बुक में दिए हैं और उन्होंने उसका शीर्षक न्याय दिया है। तो प्लेटो ने क्या कहा है कि न्याय कब मिलता है? जब हम कर्तव्य करते हैं। और न्याय प्लेटो के जो न्याय का उद्देश्य था वो था समाज के 3 वर्ग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैनिक, शासक और उत्पादक वर्ग। इन तीनों में जब सामंजस्य हो जाता है तो वहीं आपको न्याय मिल जाता है। तो इन्होंने कहा था प्लेटो के विचार में कहीं भी स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के कौन कौन से रूप हैं? प्लेटो ने अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र, इन 5 के बारे में ही बताया है। और इन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली को बहुत बेकार और भ्रष्ट सरकार बताया है। इनके हिसाब से या इनके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है और राजतंत्रीय शासन प्रणाली में भी ये दार्शनिक राजा का ही समर्थन करते हैं। और इन्होंने कहा था शासन एक कला है, यानी इसके अंदर हमें नए नए चेंजेस लाने पड़ते हैं या कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको हमें सही करना पड़ता है। तो जो सेबाइन है उन्होंने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटो ने ज़्यादातर शक्तियाँ राजा को दी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि प्लेटो थे वो दार्शनिक राजा को ज़्यादा महत्व देते थे और इन्होंने पहले विधि के शासन को नहीं माना था, लेकिन बाद में इन्होंने द लॉज में विधि के शासन को स्वीकार कर लिया था। तो इन्होंने प्लेटो ने द रिपब्लिक में कानून की वजह शिक्षा पर बल दिया, लेकिन द लॉज में इन्होंने विधि के महत्व को यानी कानून के महत्व को स्वीकार कर लिया था। यहाँ शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा प्रणाली द्वारा ही समाज में हम न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया है कि किसका कथन है कि द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना प्लेटो ने। तो आप यहाँ बता सकते हो कि रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है और बार्कर ने कहा है द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन का विवेचन है। तो प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते कहा था कि इसके द्वारा अगर व्यक्ति के अंदर अज्ञान है तो उन्हें ज्ञान मिलेगा और अगर अंधकार है तो प्रकाश मिलेगा। और इन्होंने कहा था कि अगर अच्छी शिक्षा के द्वारा ही विचारों और आत्माओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनकी शिक्षण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी और उबाऊ और थका देने वाली थी। उन्होंने शिक्षा के 3 चरण बताए हैं। प्राथमिक जो 10 से 20 है, द्वितीयक 20 से 30 है। 10 से 20 में संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, द्वितीयक में गणित, ज्योतिष, ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी, तृतीयक में दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी और उसी के इस हिसाब से कार्यों का विभाजन होगा। जो पहले चरण में यानी संगीत में और व्यायाम में असफल हो जाएगा तो उसे उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा और जो द्वितीय गणित, ज्योतिष, ज्यामिति में फेल हो जाएगा उसे वो सैनिक बनेगा और जो तीनों चरण में सफल होगा वो दार्शनिक राजा होगा। लेकिन 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्ष उसे दार्शनिक राजा को दिया जाएगा, यानी उनको सिखाया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उन्होंने कहा था शिक्षा के द्वारा ही कार्यों का विभाजन होगा, इससे सभी लोग विशेषज्ञ होंगे और अपने अपने कार्य को अच्छे से संभालेंगे। तो प्लेटो के राज्य को मूल्यतः एक विश्वविद्यालय कहा गया है जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। साम्यवाद, यहाँ हम साम्यवाद की बात करते हैं
तो प्लेटो का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि यहाँ पर चुनाव, जैसे हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, मतलब जो अप्रत्यक्ष मतलब कि हम सब लोग चुनते तो हैं बट डायरेक्ट नहीं चुनते। जैसे कि अगर कोई नेता खड़ा कर दिया उसको हम डायरेक्ट चुन रहे हैं तो वो होता है प्रत्यक्ष। तो इसी तरह से वहाँ छोटे छोटे राज्य थे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था वहाँ। तो यहाँ पर इसका विभाजन इन्होंने नगर राज्यों का दो प्रकार का है। पहला कहा है अमीरों का, दूसरा कहा है इन्होंने गरीबों का। तो प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य था शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना। यानी यहाँ साम्यवाद का क्या मतलब है? प्लेटो ने ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने पर रोक लगाई है। इन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ज़्यादा संपत्ति अर्जित करेंगे तो मोह भंग होता है। तो प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभव से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत किया। यहाँ मैं आपको एथेंस और स्पार्टा के बारे में बताती हूँ। जब यूनान नगर राज्य थे तो दो वर्गों में बटा था, एक एथेंस और एक स्पार्टा। स्पार्टा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी और एथेंस में नैतिक शिक्षा दी जाती थी। तो प्लेटो ने कहा था दार्शनिक राजा होगा या सैनिक होगा वो निजी संपत्ति नहीं रख सकते और इन दोनों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका परिवार नहीं होगा। मतलब इनकी पत्नी सभी की पत्नी होगी, इनके बच्चे सभी के बच्चे होंगे। इससे यही नहीं, यहाँ पे परिवार ही नहीं होगा तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सभी सबके लिए कार्य करेंगे। किसी के अंदर संपत्ति या अपने परिवार को लेकर मोह उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात गलत है क्योंकि यहाँ इन्होंने पत्नी का भी साम्यवाद कर दिया है। तो पत्नी यानी अगर 100 सैनिक है तो 100 सैनिकों की पत्नियाँ सभी की पत्नियाँ कहलाएंगी और किसी को यही नहीं पता होगा कि उनका बच्चा कौन सा है। तो प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कुछ अंतर हैं। प्लेटो का साम्यवाद पूरे समाज पर लागू नहीं होता था क्योंकि उन्होंने सिर्फ शासन और सैनिकों पर ही प्रतिबंध लगाया था, जबकि आधुनिक साम्यवाद सारे समाज पर लागू होता है। यह पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहते थे। लेकिन आधुनिक साम्यवाद यह वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है, यानी कहता है कि अमीर गरीब की खाई को दूर कर देना चाहिए। यह नैतिक साम्यवाद की कल्पना पे आधारित है। लेकिन यह आर्थिक साम्यवाद, क्योंकि आर्थिक साम्यवाद में अमीर गरीब की खाई को दूर करना चाहते हैं। तो ये भी कोई कथन पूछा जाता है कि प्लेटो को किसने पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा, तो मैक्सी ने कहा है। तो प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है। तो कॉल पापर हैं जिन्होंने इनकी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 1945 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उनकी आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं, इसीलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। क्योंकि सर्वाधिकारवाद का क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने राजा को तो सारी शक्ति दे दी। तो मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा। हन्ना एरेंट ने भी फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा। तो आप ये कथन याद कर लेना कि किस विचारक ने प्लेटो को क्या कहा, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार हम इग्नोर कर देते हैं और यही पेपर में अटैम्प्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेटो फांसीवाद की तरह ही था। कार्ल पॉपर ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि प्लेटो तो फांसीवादी था, क्योंकि इनमें कुछ समानताएं हैं तो असमानताएं भी हैं। प्लेटो और फांसीवादी दोनों ही राज्य को नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था समझते हैं और वो ये मानते कि राज्य ही व्यक्ति की भलाई कर सकता है, व्यक्ति के अंदर इतनी समझ नहीं होती। और ये फांसीवादी राज्य में कानून और संविधान पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी तरह से इन्होंने भी दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा जो दार्शनिक राजा करेगा वही सारी चीज़ें सही होंगी, अन्यथा कोई भी चीज़ें सही नहीं होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं प्लेटो व फांसीदारी विचारधारा दोनों ही लोकतंत्र का विरोध करते हैं और आपने देखा होगा कहीं भी स्वतंत्रता, अधिकार, समानता की बातें नहीं आई हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा व साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा और फांसीवादी भी यही चीज़ें करते थे। अब कुछ असमानताएं भी हैं। प्लेटो ने कहा विवेकी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते थे। उन्होंने कहा था व्यक्ति के अंदर इतनी समझ नहीं होती। दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित होगा, जबकि फांसीवादी धूर्तता यानी जो कुछ हो जाए, गलत करो सही करो, चालाकी से कुछ भी है, राज्य को आगे बढ़ाओ। प्लेटो के विचारों में स्वतंत्रता समानता भी है,
लेकिन फासीवादी स्वतंत्रता समानता को बिल्कुल नहीं मानते। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल करा, जबकि फासीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटो ने भी महिलाओं के बारे में गलत करा है, क्योंकि महिलाओं को हम संपत्ति समझ के साम्यवाद नहीं कर सकते। तो निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि प्लेटो की फासीवाद से कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं भी हैं। प्लेटो का जो दर्शन था वो सत्य, विवेक और न्याय पर आधारित था, और प्लेटो और फासीवाद दोनों विपरीत है, दोनों में कोई समानता नहीं है। कुछ बुक्स हैं और कुछ इनकी रचनाएं हैं, उन पे भी आप एक बार नज़र डाल लो। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, लॉज, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। मीनो, सिम्पोजियम, फेडो, सोक्रेटिक डायलॉग्स, एपोलॉजी, टाइमियस, गॉर्जियस, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ये आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार पूछी जाती है कि द रिपब्लिक रचना किस विचारक की है। तो आपसे कोई भी रचनाएं पूछी जा सकती है। ये मेरा प्लेटो का जो प्लेटो विचारक है उसके बारे में दिए गए विचार थे। तो प्लेटो परिवार का साम्यवाद करता है, हर चीज़ का वो साम्यवाद करता है। एक बार इन पॉइंट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। प्लेटो 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक, इनके गुरु कौन थे? सुकरात थे। और सुकरात का गुरु सुकरात थे, प्लेटो के गुरु सुकरात। और प्लेटो किसका गुरु था? अरस्तु का। और ये आंगिक राज्य पे महत्व देते थे, राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। दार्शनिक राजा, अपने राजा को दार्शनिक राजा मानते थे और सभी शक्तियाँ उनको देते थे, और कहते थे कि राजा जो करेगा वो सब चीज़ें सही होंगी। उनको राजनीतिक दार्शनिक विचारक प्लेटो को कहा जाता है। वो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते थे, और वो कहते थे कैसे होगा? शिक्षा और साम्यवाद के द्वारा। शिक्षा को उन्होंने 3 चरणों में बांटा था, और इन्होंने कहा था कि राज्य प्राकृतिक संस्था है और स्वाभाविक संस्था है, और वो राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं, जबकि लोकतंत्रीय या प्रतिनिधित्व को बिल्कुल मना करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुकरात, फिर उनका शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य है सिकंदर, जिन्होंने विश्व विजय की शपथ ली थी। तो सिकंदर को किसने पढ़ाया था? अरस्तु ने। तो इस तरह से ये दोनों जो प्लेटो और अरस्तु हैं, ये आपके यूनान के महत्वपूर्ण विचारक हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और इसमें से हर बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट होता ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहीं डाउट लगता है या आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या अपनी सजेशंस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।